हाँ भैया, कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, निकाला है? रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा दिया था। उस पर क्वेश्चन कराया था क्या? एक आध, एक ही कराया था। एक होमवर्क था। क्या होमवर्क था? निकाल लिए? कितना है? क्या निकालना है? किसका रेशियो है? वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या लेना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दोनों का रेशियो लेना है। दोनों को स्फीयर मानते हुए 4/3 पाई आर एटम का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब। 4/3 पाई कट गया। आर एटम, रेडियस ऑफ एटम कितना है भैया? 10⁻⁻10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻⁻15 का क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻30, 10⁻⁻45, कितना आ जाएगा? 10⁻15। मतलब अपन लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स क्या भैया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेस in an atom, what percentage of space in an atom is occupied by the nucleus? What percentage of space in an atom is occupied by the nucleus? है? टेन रेज़ टू द पावर, थोड़ा सा गलत, तेरा तो बहुत ज्यादा गलत है। दोनों को स्फीयर मानेंगे, है ना? एक क्लास में 20 बच्चों के बैठने की जगह है, ठीक है? उसमें से 10 बच्चों पे लड़कियां बैठी हैं, 10 बच्चों पे 10 जगह पे लड़कियां बैठी हैं, है ना? और 10 जगह पे लड़के बैठे हैं। लड़कियों ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? लड़कियों ने कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया है? 50%। कैसे निकाला आपने? लड़कियों द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने क्या निकालना है भैया? स्पेस ऑक्यूपाइड या परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। अच्छा, ये स्पेस क्या चीज होती है? व्हाट इज स्पेस? स्पेस कैसा होता है? 2D होता है, 3D होता है? 3D होता है। स्पेस यानी क्या चीज है ये? वॉल्यूम। स्पेस क्या है? वॉल्यूम। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। किस पूरी दुनिया का वॉल्यूम? नहीं, काय का वॉल्यूम? किसके में से? एटम में से। तो नीचे किसका वॉल्यूम आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो सॉल्व करो, आंसर निकालो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 4/3 आर न्यूक्लियस का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर एटम का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। 4/3 पाई कट गया। आर न्यूक्लियस 10⁻⁻15 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर एटम 10⁻⁻10 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना हो गया ये? 10⁻⁻45 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13 इंटू 10⁻2 हो गया। ऊपर चला जाएगा -15 और 10⁻2 कितना आ जाएगा? 10⁻⁻13%। कितना परसेंट है ये? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। हाँ, बहुत ज्यादा परसेंट है, बहुत कम है? बहुत कम है। एकदम थोड़ा सा स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया है? न्यूक्लियस ने। बाकी जगह क्या है? बाकी जगह खाली। बाकी जगह क्या है? खाली। समझ आ गया? पक्का? ठीक, आगे बढ़े।
क्वेश्चन लिखेंगे भैया, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसी को नोट करना था क्या वो पीछे का हो गया लिखना, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस of aluminium 1327 atom is x, if the radius of nucleus of aluminium 1327 atom is x, then what will be the radius, then what will be the radius of nucleus, what will be the radius of nucleus of iodine 53 125 एटम, आयोडीन 53 125 एटम। इसमें ऑप्शन दिया है बेटा 13/27x, दूसरा ऑप्शन दिया है 4/3x, तीसरा ऑप्शन दिया है 5/3x, चौथा ऑप्शन दिया है 3/5x। चार ऑप्शन दिए, चलो जल्दी से निकालने की कोशिश करो। दोनों का रेशियो ले लो, एक हिंट दे रहा हूं मैं, चलो दोनों का रेशियो ले लो, आ जाएगा आंसर। चलो रेशियो लो, आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या फॉर्मूला था, R0 इंटू ए की पावर 1/3 था। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयोडीन निकालना है, RI लिख दे रहा हूं, अपॉन RAl एल्यूमिनियम। हाँ जी, RI का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R0, इसका ए कितना दिया है 125 का क्यूब रूट, RAl क्या हो जाएगा R0 इंटू इसका ए कितना है 27 का क्यूब रूट, R0 से R0 कट गया, हाँ जी 125 5 का क्यूब है नहीं, तो 5 का क्यूब पूरे की पावर 1/3, और 27 की जगह क्या लिख सकता हूं 3 का क्यूब पूरे की पावर 1/3, ठीक है। RI मेरे को फाइंड करना है, एल्यूमिनियम का कितना दिया है वैल्यू x, बराबर वहां क्या बचेगा बोलो 5/3, RI बराबर क्या 5/3x, ये हो गया आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, चलो नोट कर लो जल्दी से तो मैं आगे बढ़ूं। हो गया लिखना, कोई लिख रहा है क्या, एनीवन? हाँ जल्दी लिखो। हो गया, चलो हेडिंग डालेंगे भैया, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे हैं, उसके ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक। ये रदरफोर्ड ने मॉडल बना लिया, मॉडल बना लिया, या यही 2-3 पेज का मॉडल है, न्यूमेरिकल हटा दो तो बचा हुआ उसका मॉडल है। इसके बाद रदरफोर्ड का क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या करेगा रदरफोर्ड, मॉडल बना लिया, अब रदरफोर्ड क्या करेगा, बंद करके सो जाएगा, दिखाएगा सबको, तो बाहर वो अंडे वाला बैठता है यहाँ, उसको जाके बताएगा कि देख भैया मैं मॉडल बनाया हूं करके, उसको से ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट से डिस्कस करेगा, है ना। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़पेपर में डाल दे, उसको न्यूज़पेपर में नहीं डाल सकता, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे डाल दे तो क्या चलेगा काम, टेलीग्राम पे डाल दे तो नहीं डाल सकता, तो पहले तो था नहीं, है ना, उस जमाने में। अगर होता तो भी क्या नुकसान होता, अभी तक की इसकी जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है ये दुनिया को पता चली है क्या, नहीं। अभी किसी ने पकड़ लिया उसको और ये बोल दिया कि ये रदरफोर्ड ने नहीं मैंने ढूंढा है, तो किसका नुकसान हो जाएगा, रदरफोर्ड का। तो जब तक के थप्पा नहीं लग जाता कि ये रदरफोर्ड ने ढूंढा है, तब तक के साइंटिस्ट लोग कोई भी चीज को ओपनली बताते नहीं, छुपा के रखते। किसको बताएगा, तो साइंस की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आज भी होती है, केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है,
बायोलॉजिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें लोग पेपर पब्लिश करते हैं, आपने सुना होगा पेपर पब्लिश हुआ करके, है ना, रिसर्च पेपर बोलते हैं उसको। तो रिसर्च करके उसका पेपर, क्योंकि है ही कितना, 4 पेज का तो मॉडल है, 4 पेज का है, इसमें किताब तो नहीं लिख सकता रदरफोर्ड। 4 पेज की किताब कोई खरीदेगा, कॉमिक्स बन जाएगी, कॉमिक्स भी 15-20 पेज की होती है, समझ में। किताब लिखने लायक आइटम है क्या इसके पास? नहीं। तो ये पेपर लिखेगा और पेपर लिख के कॉन्फ्रेंस में जाएगा, ठीक है। आज भी होती है कॉन्फ्रेंस, लोग जाते हैं, ऐसा पोडियम होता है, लैपटॉप लगाते हैं, लैपटॉप लगा करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं कि देखो ऐसा होगा ऐसा होगा। रदरफोर्ड ने दी होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उस समय आ गया होगा पावर पॉइंट? नहीं आया होगा ना। 1900 समथिंग की बात है, 1903-4 कुछ ऐसा था, डेट तो केमिस्ट्री में पूछता नहीं तो मुझे याद भी नहीं। उस समय आया होगा माइक्रोसॉफ्ट? नहीं। तो रदरफोर्ड ने कैसे समझाया होगा लोगों को? ब्लैक बोर्ड रहा होगा, रदरफोर्ड चौक से घिस घिस के अपना एक्सपेरिमेंट समझाया होगा, चौक रखा होगा और खड़ा होकर पूछा होगा किसी को कोई डाउट, किसी को कोई लेक्चर दिया होगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम पूछेगा लोगों से। बस सामने कौन बैठा है? सामने यहां आप बैठे हो, आप लोग को क्या नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में? फिलहाल कोई नॉलेज नहीं, आप नॉलेज गेन करने बैठे हो। वहां सामने कौन बैठे थे? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था जेसी मैक्सवेल। क्या नाम था? जेसी मैक्सवेल। जेसी मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी। अभी पढ़ेंगे अपन लोग, बस ये ड्रॉबैक पढ़ने के बाद अगला टॉपिक यही। ये वेव थ्योरी दी थी। ये वेव थ्योरी थी किसके लिए? लाइट के लिए। इसके लिए जेसी मैक्सवेल बहुत रिनोन्ड साइंटिस्ट था, शायद तक के नोबेल पुरस्कार भी मिला था उसको, है नहीं? ठीक। छोटा मोटा आदमी है, बड़ा आदमी? छोटा मोटा आदमी है, बड़ा आदमी है? अरे ये तो बता सकते हो, बड़ा आदमी है ना। क्या कर रहा है? बैठा है वहां, बढ़िया पैर पे पैर दे के ऐसे करके बैठते नहीं, ऐसे स्टाइल से बैठा हुआ है, ऐसे करके चाय वाय पी रहा है, ठीक, सिगार विगार फूक रहा है, पुराने जमाने के लोग तो करते थे। चल रहा है सामने, वो बोल रहा है। जेसी मैक्सवेल ने अपना हाथ उठाया। अब आप सोचो, रदरफोर्ड बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अभी रदरफोर्ड बड़ा आदमी बनने की राह पे चला है। जब उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा तो रदरफोर्ड बड़ा आदमी बन जाएगा। जेसी मैक्सवेल ने हाथ उठाया, रदरफोर्ड के अंदर कैसी फीलिंग आई होगी? रदरफोर्ड दहशत के मारे कि भगवान, ये इतना बड़ा आदमी काहे हाथ उठा रहा है? डाउट होता छोटे मोटे को होता है, इसको काहे हो रहा है करके, है नहीं? इसका क्या जवाब दूंगा मैं? जो जवाब दूंगा तो लोग मेरे ही 12 बजाएंगे, तो बहुत बड़ा आदमी, रिनोन्ड आदमी। तो जेसी मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी थी? लाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स चलती। कैसे चलती? इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव देखिए आपने, वेव, वेव कब प्रोड्यूस होती? तालाब में वेव देखी आपने? कब प्रोड्यूस होती तालाब में वेव? जब अपन उसमें क्या मारते हैं? पत्थर। पत्थर क्या है? एक फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। गिटार से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, गिटार रखा रहता है तब प्रोड्यूस होती है या डिस्टर्ब करने पे होती? तो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, ये बात आ गई समझ। अब इसने एक थ्योरी दी थी कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रख दूं, प्लस क्यू चार्ज रख दूं, तो ये चार्ज है, इसका एक फील्ड होगा ना, इसका कोई हिस्सा होगा जहां उसका इंफ्लुएंस होगा। जहां तक कोई मैग्नेट रखा मैंने, ये मैग्नेट है, तो मैं, ये मैग्नेट है, यहां लोहा रखूंगा तो इतने दूर अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं। यहां कहीं रखूंगा तो करेगा अट्रैक्ट, मतलब इसका कुछ रीजन होगा जहां इसकी फील्ड है, अदृश्य फील्ड है। समझ में आया? वैसे चार्ज की भी फील्ड होती है। तो इस चार्ज की फील्ड में अगर कोई मैग्नेट ऑसिलेशन करता है, मूवमेंट करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो इससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। समझ में आ गया? ये एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। समझ में आया पक्का? ये किसकी थ्योरी थी? जेसी मैक्सवेल की। समझ में आ गया? अब इसमें रदरफोर्ड का क्या लेना देना है? रदरफोर्ड ने बताया यहां सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस, जिसपे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आप लोगों ने वो पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोलेनॉइड,
इलेक्ट्रो क्या था वो, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत बढ़िया। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? मेरे से गलती हो गई भाई साहब, मैं बोल पड़ी। हाँ, सोलेनॉइड क्या होता है? कॉइल है एक ठोक। इसको इतना लंबा ना समझाने की जगह एक आयरन का टुकड़ा लूं मैं, उसके ऊपर मैं अगर वायर का कॉइल बना दूं और बिजली पास करूं तो वो वायर आयरन का टुकड़ा किसके जैसा बिहेव करने लगता है? मैग्नेट के जैसा। आपने घंटी देखी होगी, बटन दबाओ तो घंटी बजती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसी बटन दबाते करंट फ्लो करता है, बाजू में एक हथौड़ा होता है, टन से मारता है, आवाज आ जाती। समझ में आई बात? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कब? यहां तो इलेक्ट्रिसिटी है बस, मैग्नेट तो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करता है तो मूविंग चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट। जब कोई चार्ज मूव करता है तो मूव करते समय उसके साथ कौन कौन सी फील्ड एसोसिएट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है कि नहीं है? ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और कौन सी फील्ड आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कैसा बिहेव करने लगेगा? मैग्नेट के जैसा। तो अब ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड में कौन ऑक्सीलेट कर रहा है? मैग्नेट। तो इससे क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां एनर्जी क्रिएट हो रही है, मतलब किसी की एनर्जी कम भी हो रही होगी। किसकी एनर्जी कम होगी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे स्लो हो जाएगा तो बंद कर दे भाई, स्लो होते 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 धीरे धीरे पास आते आते कहां गिर जाएगा? जाकर के न्यूक्लियस। इसका टाइम, वो जेसी मैक्सवेल केवल सिगार पीने और चाय पीने नहीं आया था, पढ़ा लिखा आदमी था। उसने बोला इसका टाइम जो है, टाइम भी है, उसने चाय पीते पीते कैलकुलेट कर दिया और उसने बताया ये इलेक्ट्रॉन को अंदर डूबने में 10⁻⁻8 सेकेंड लगेगा और इलेक्ट्रॉन डूब जाएगा उसमें। जब तक के इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तब तक के तो एक एटम स्टेबल है। जैसे ही उसमें डूबेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिला, एटम तबाह, खत्म हो गया। खत्म हो गया। कितना देर लगेगा उसको? 10⁻⁻8 सेकेंड, मतलब 0.0001 सेकेंड। बहुत लंबा टाइम है, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम है। ये बेंच कब से है यहां? जब से आप आ रहे हो तब से है ना? काय से बनी है? लकड़ी से बनी, मेटल से बनी है। वो लकड़ी पेड़ में थी, काय से बना है? उसके अंदर सब क्या है? एटम। स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। ये लकड़ी बेंच गायब हुई क्या? अच्छा, ये बेंच को मैं यहीं छोड़ दूंगा और 2 साल बाद आऊंगा तो यहीं रहेगी? गायब हो जाएगी? यहीं रहेगी, कोई लेके नहीं जाएगा तो यहीं रहेगी। स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल है। कहीं जाने वाला है क्या? नहीं। एटम स्टेबल होता है कि नहीं होता है? एटम कैन बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम का केवल फॉर्म बदलता है केमिकल रिएक्शन में। एटम हम लोग सब एटम से बने। हमारा एटम कब का आया हुआ है? जब बिग बैंग हुआ था तब एटम क्रिएट हुए थे, तब से चल रहे हैं हमारे। वो उसी से रिसाइकल होता है। हम लोग खाना खाते हैं, खाने से एटम लेते हैं, बॉडी बनाते हैं अपनी, मर जाते हैं, जमीन में जाते हैं, हमारा सारा एटम डिकम्पोज होके धरती को मिल जाता है। एटम नया बन रहा है, वही एटम रिसाइकल हो रहा है। अरे बोलो ना मुंह से, क्या हो रहा है? वही एटम क्या हो रहा है? रिसाइकल। वही चल रहा है ना। एटम स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? स्टेबल होता है। लेकिन इस मॉडल के अनुसार एटम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो उससे पूछा एटम स्टेबल क्यों है भैया? ये अगर घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, गिरेगा वो 10⁻⁻8 सेकेंड में तेरा एटम खत्म हो जाएगा। तो बोले बता एटम स्टेबल क्यों होता है? तेरे मॉडल के अनुसार। रदरफोर्ड से पूछ रहा है कौन? जेसी मैक्सवेल। क्या पूछ रहा है? तेरे मॉडल के अनुसार एटम स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। लेकिन एटम एक्चुअल में क्या होता है? तो बता एटम एक्चुअल में स्टेबल क्यों है? अब रदरफोर्ड को ऑन द स्पॉट आइडिया आएगा क्या?
नहीं, आप जितना होशियार थोड़ी, तो उसको नहीं आएगा उतना जल्दी आइडिया। तो रदरफोर्ड फिर सॉरी सर, अगली बार से नहीं होगा ऐसा, माफी माफी मांग के बैठ गया चुपचाप, है नहीं, समझ में। अभी यही काम वहां बैठा कोई और कर दे अगर, तो क्या होगा, और जो कोई और किया उसका जय जयकार हो जाएगा। अभी क्लास में टीचर ने टॉपर से सवाल पूछा, टॉपर नहीं बता पा रहा, बैक बेंचर बता दे, तो पूरी क्लास पलट के नहीं देखी कि उसको, अरे आज ये कैसे जवाब दे रहा है करके, फेमस हो जाएगा। घर जाके लोग बताएंगे पता है मम्मी आज वो कुछ नहीं आता उसको, आज वो जवाब दिया, बताओगे ना घर जाके, तो फेमस हो जाएगा वो। तो यही चीज भोर जो है इस समय, जेसी मैक्सवेल बड़े आदमी है, रदरफोर्ड वाज गोइंग टू बी अ बड़ा आदमी। भोर जो है वो उस समय छोटे मोटे स्टूडेंट थे, वो भी उसी कॉन्फ्रेंस में कहीं आप बैठे थे, खड़े थे ऊपर में कहीं पे बालकनी में। उन्होंने सोचा मैं जवाब दे दूं, लेकिन जवाब सूझा नहीं उस समय। रदरफोर्ड के नहीं सूझा तो इन्हें क्या सूझेगा, लेकिन उन्हें एक आइडिया सूझा कि अगर मैं इसके बारे में स्टडी करूं और कुछ तिकड़म जुगाड़ लगा करके प्रूफ कर दूं जेसी मैक्सवेल का पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, दुनिया में मैं फेमस हो जाऊंगा। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, जेसी मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी, और उससे रिलेटेड 2-4 टॉपिक और पढ़े। उन सब टॉपिक में से थोड़ा लिया, अपनी थ्योरी बनाई, सबसे थोड़ा चुरा के अपनी थ्योरी बनाई, और अपनी थ्योरी बना के दुनिया के सामने प्रूफ कर दी। वो आदमी क्या हो गया फिर, फेमस। तो भोर ने अपना कुछ नया नहीं ढूंढा, जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, भोर ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। भोर को आप एक प्रकार का चोर मान सकते हो कि उसने दूसरी जगह से चुरा के लिख के दे दिया। समझ में आई बात भैया, ठीक। ड्रॉबैक समझ में आया कैसे गिरेगा ऐसा, चलो लिखना पड़ेगा अभी इसको, ड्रॉबैक लिखेंगे। ड्रॉबैक है ना, पहला नंबर 1, एक ही ड्रॉबैक है जो बहुत बड़ा है, 5 मिनट लगेगा लिखने में, तो लिखेंगे मूविंग चार्ज is associated with magnetic field along with its electric field, that is, moving charge behaves as a magnet, ठीक। अकॉर्डिंग, अगली लाइन में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल्स, जेसीज नहीं है बे, जेसी मैक्सवेल है, हाँ, जयचंद मैक्सवेल पूरा नाम था उसका, जेसी मैक्सवेल वेव थ्योरी, if a magnet oscillates, OSCI, डबल एल आता मगर अब जानते है ना, oscillates in electric field, or a charge oscillates in magnetic field, उल्टा लिखना है ना, मैग्नेट ऑसिलेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ऑसिलेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, देन electromagnetic radiations are produced, which is a form of energy, ठीक है। ये थोड़ा वेव थ्योरी हो गया, ठीक। अगली लाइन में लिखेंगे भैया, एन है, अगली लाइन में वही पॉइंट चल रहा है, लंबा पॉइंट है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, behaves as a
small magnet behaves as a small magnet. समझ में आ गया? oscillating नहीं, behaves as a small magnet. This will generate electromagnetic radiations. This will generate electromagnetic radiations, leading to radiations, leading to decrease in energy, of electron, which will slow down and eventually fall into the nucleus, following a spiral path. Fall into the nucleus following a spiral path. ये वाला चित्र बना लेंगे. वो भी तो गोल गोल घूम ही रहा है. ठीक, वो भी तो वापस आता ही है, ये भी वापस आ ही रहा है. ठीक हो गया? लिख लिया यहां तक के? लिखेंगे अगली लाइन में. रदरफोर्ड्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन stability. Rutherford's model failed to explain stability of atom. एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में क्या हो गया? फेल हो गया. ठीक है जी, आ गया समझ में? पक्का? ठीक. तो ये पहला ड्रॉबैक था इसका. दूसरा ड्रॉबैक लिखेंगे. ये दूसरा ड्रॉबैक अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो धीरे से आएंगी, फिर अपन इसमें रिटर्न करेंगे. फिलहाल आप लिख बस लो. इफ एन एटम loses energy continuously, यहां एनर्जी लूज कर रहा है ना वो. if an atom loses energy continuously, then its spectrum should be continuous. but spectrum of atoms, हाइड्रोजन की जगह एटम्स लिख लो, spectrum of atoms were found to be discontinuous. ठीक है, कैसे में होना चाहिए? कंटिन्यूअस मगर डिसकंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ये अपन धीरे से स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे. तो पढ़ेंगे, पहले बोहर का मॉडल पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हो गई यहां खड़ी. अब वो क्या करेगा बोहर? जो ये सारी चीजों को लेकर के वापस से स्टडी करेगा और फिर अपना मॉडल देगा. तो हमको भी बोहर का मॉडल पढ़ना है, लेकिन बोहर का मॉडल जिन चीजों से मिलके बना है उसको पढ़ना पड़ेगा. नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा. तो हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. ऐसी चीजें जिनसे क्या बना है भैया? बोहर का मॉडल बनेगा आगे जाके. इसमें सबसे पहला लिखेंगे वेव थ्योरी. किसने दी थी? जयचंद मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल, है नी, जेसी मैक्सवेल. ठीक हो गया है ना. अभी जेसी ये किसके लिए दी गई है थ्योरी? ये लाइट के लिए दी गई है.
किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लाइट एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जेसी मैक्स, अच्छा लाइट कब से है? शुरू से है। साइंटिस्ट लोग भी कब से है? शुरू से है ना। तो वो लोग अपना अपना व्यू देते रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट था ऐसे, छोटा सा साइंटिस्ट, न्यूटन, सुना है क्या आपने नाम? ऐसे तो वो न्यूटन यहां भी आया, उसने ये बोला ये लाइट जो है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन पार्टिकल्स को उसने नाम क्या दिया? उसने नाम दिया कॉर्पसल्स। क्या बोला? कॉर्पसल्स। तो लिखेंगे भैया बिफोर दिस थ्योरी, हाँ इसी में ही लिखना है, इस थ्योरी के पहले क्या होता था? बिफोर दिस थ्योरी न्यूटन, न्यूटन 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 का एन बड़ा लिखना है बेटा, छोटा साइंटिस्ट में मजाक कर रहा था, बहुत बड़ा आदमी है ना। तू एक्शन करेगा और रिएक्शन करके मारेगा, है ना, 3 लॉ दिया है उसने। तो साइंटिस्ट का पहला लेटर बड़ा लिखे भैया, नाउन है वो, है ना, अंग्रेजी वाली मैडम मारेगी नहीं। बिफोर दिस थ्योरी न्यूटन कंसिडर्ड लाइट to be composed of small particles, which he called corpuscles। ओ लिखा है बोर्ड पे, corpuscles, CORPUSCLES, corpuscles। जैसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है नहीं, आरबीसी, इस वैसे कॉर्पसल्स नाम दिया, ठीक है जी, समझ में आया। लिखेंगे दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी में क्या हो रहा है? हाँ कॉर्पसल्स हो गया, अगली लाइन में लिखेंगे दिस थ्योरी कंसिडर्स लाइट टू ट्रेवल in the form of electromagnetic radiations, EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक हो गया है ना। कैसे बनती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? नहीं पॉजिटिव नहीं, कोई सा भी चार्ज, एनी चार्ज ऑसिलेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट ऑसिलेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है पीछे, तो लिखा हुआ है, फिर से लिखा दूं? पक्का? मत लिखाओ सर, कुछ मत लिखाओ आप तो, है ना, बस बोल दो, हो गया, पढ़ा दियो, हम लोग मान लेंगे। है नहीं बोलोगे तो बोल दूंगा मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया, बढ़े आगे। फिर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। सबसे पहला लिखेंगे वेवलेंथ। ये पढ़ा होगा आपने शायद छोटी क्लासों में, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था, मेरे को ध्यान है। वेवलेंथ क्या सिंबल है, याद है क्या किसी को? लैम्डा। ये अच्छा नहीं बना है, लैम्डा। ठीक, क्या होता है वेवलेंथ? एक वेव होती है, है नहीं, ये हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, किसी को याद है क्या? इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ। ये हो गया ट्रफ, है ना। तो ये दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, और या तो ये दो ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है भैया? लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, तो लिखेंगे भैया लैम्डा लिख लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव crest, distance between two consecutive crest or two consecutive troughs, distance between two consecutive crest और टू consecutive troughs। समझ में आ गया भैया? ठीक, यूनिट क्या, अच्छा पहले चित्र बना लो, क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, हो गया। पढ़े आगे, क्या इसका यूनिट क्या होगा?
मीटर, तो लिखेंगे एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट मीटर। अब सोचो आप, मीटर यूनिट है इसका, 400 मीटर की वेव, 400 मीटर की वेव समझ लो, 1200 फीट, बहुत ऊंचा कोई पहाड़ है ना, इतनी ऊंची वेव बनेगी सुनामी आ जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बनती होंगी क्या? मैं मुंह से बोल रहा हूं, मेरा मुंह 1 मीटर का है क्या इतना बड़ा? नहीं है ना। तो मेरे जो वेव्स निकलेंगी वो क्या इतनी बड़ी वेव्स निकालूंगा क्या मैं? नहीं। तो वेव्स कैसी निकलती हैं? छोटी छोटी। तो ये मीटर तो ऐसा यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट में बात करेंगे क्या अपन? नहीं। तो लिखेंगे कॉमनली यूज्ड यूनिट्स, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। सबसे पहला यूनिट है भैया 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं? 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, चल जाएगा। 10 की पावर 2 है, कितना बचेगा बोलो? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भैया? ठीक। 1 नैनोमीटर, एनएम क्या है? एनएम है नैनोमीटर। हाँ जी बोलो, 1 नैनोमीटर कितना होगा? -9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपका काम है। 1 पीएम, पिकोमीटर, पिकोमीटर भी लिखा चुका हूं, 10⁻⁻12। चलो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो फटाफट से। हो गया? कितना है बोलो? और -10 आ गया पक्का? ठीक। अरे तो बेटा ये सेंटीमीटर तो लिखा है, तुम लोग देखते नहीं हो ठीक से, है नहीं लिखा है? बताओ, है? हो गया? बड़े आगे चल। तो ये हो गया। क्या बताने जा रहा था मैं इसमें? एक चीज और, हाँ एक मेरे जनरल सवाल है, ऐसे छोटा सा कम बुद्धि वाला सवाल है। वेव यहां से शुरू हुई, ये एक वेव यहां खत्म हुई, दूसरी वेव यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, वेव यहां से शुरू हो रही, यहां खत्म हो रही, यहां से शुरू हो रही, यहां खत्म हो रही। मेरी लंबाई नापनी, कहां से नापोगे? नीचे से लेके ऊपर तक, जहां से शुरू हो रहा है से जहां खत्म हो रहा है, ऐसी नापोगे? कि आप लोग यहां पेट से नापोगे? आप मेरे ऊपर एक और आदमी खड़े कर दोगे, इसके पेट से उसके पेट तक नापोगे, चलेगा क्या? नहीं। तो ये ऐसा क्यों मेजर कर रहा है? ये वेव यहां से शुरू हो रही तो यहां से क्यों मेजर कर रहा है? शुरू से मेजर करे ना भाई, ऐसा क्या है ये आधे से मेजर करना? पिक्चर देखने जाते हैं हम लोग, कहा शुरू से आखिरी तक देखते हैं, इंटरवल से इंटरवल तक देखते हैं। बराबर रहना चाहिए, इसलिए तो ये भी बराबर आएगा ना दोस्त? नहीं तो क्यों? मेरा ये कहना है जब वेव यहां से शुरू हो रही तो यहां से क्यों नहीं मेजर कर रहे? तो मेरा तो ये कहना है कि जहां से शुरू हो रही चीज वहीं से मेजर करोगे ना। ये मोबाइल की लंबाई मेजर करनी है तो मैं क्या आधे मोबाइल से नापूंगा? नीचे से नापूंगा ना ऊपर तक के, तब तो मेजर करूंगा। ये कौन सी बात हुई आधे से आधा नाप रहे हो? आपने देखी है वेव्स? है देखी? आंख बंद करो, इमेजिन करो वेव, तालाब में मारो पत्थर, मार लिए है, क्या नजर आ रहा है आपको? है नहीं नहीं, क्या नजर आ रहा है आपको तालाब में? पीरियोडिक पीरियोडिक इतना भारी भारी शब्द मत बोले करो। ऐसा ऐसा नजर आ रहा है कुछ? ऐसा पानी में आ रहा है ना ऊपर, ऐसा गोल 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 गोल, ये क्या चीज है? क्रेस्ट। अभी मैं एक तार बांध दूं, तार को ऐसा खींचूं तो मेरे को क्या नजर आएगा? स्लो मोशन में कि तार ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, आएगा नजर में? मीन ये वाली बीच का लाइन नजर आता है क्या? नहीं। ये जो बीच की लाइन है इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? मीन पोजीशन। ये दोनों का मीन है और ये एक इमेजिनरी पोजीशन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी। हमको दिखता क्या है? हमको दिखता है या तो क्रेस्ट या तो ट्रफ। तो जो दिख रहा है उसी को तो नापेंगे, इसीलिए हम लोग कहां से कहां नापते हैं? क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ। समझ आ गया पक्का? ठीक। मीन पोजीशन कैसा होता है? इमेजिनरी। ये ऐड कर लेंगे अपने डायग्राम में, मीन पोजीशन है, इमेजिनरी है करके।
मीन पोजीशन इमेजिनरी। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है इसके बारे में। अगला हेडिंग डालेंगे नंबर 2। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल है ये वाला। ये सिंबल कैसा है? आपको वी लिखना है, वी, और ऐसा सादा वी नहीं लिखना है, आपको थोड़ा डिजाइनर वी लिखना है, थोड़ा ऐसे लहराया हुआ, और इसका वी का एक हाथ ऊपर मोड़ देना है। समझ में आए? इस टाइप का कुछ ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू नाम है उसका। लिख लिए? क्या होती फ्रीक्वेंसी? अपनी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? एक हफ्ते में 3 बार। तो कोई पूछेगा आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 टाइम्स अ वीक, थ्राइस अ वीक, 3 क्लासेस पर वीक, इस टाइप का कुछ बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब है? कोई चीज कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंट है, कितनी बार हो रही है। तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के आगे द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ब्रैकेट में लिखेंगे यूजुअली अ सेकेंड, यूजुअली अ सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया भैया? ठीक। यूनिट, यूनिट, एसआई यूनिट, यूनिट के नीचे लिखो एसआई, डैश करके लिखो हर्ट्ज, HERTZ। इसका शॉर्ट फॉर्म है HZ, ब्रैकेट में लिख लो, हर्ट्ज को HZ बोलते हैं। ठीक है। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स, मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोल रहे हो 3 क्लासेस पर वीक। तो 3 तो क्या हो गया? नंबर। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? क्लासेस पर वीक। समझ में आया? ठीक। मैंने पूछा इस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, कितनी वेव बन रही है, तो आपने बोला 100 वेव्स पर सेकेंड। क्या यूनिट हो जाएगा बोलो? वेव्स पर सेकेंड। तो लिखेंगे अदर यूनिट में पहला वेव्स पर सेकेंड। अच्छा, 100 क्लासेस पर वीक था, सॉरी 100 तो ज्यादा हो गई, इतनी नहीं लेंगे। 3 क्लासेस पर वीक था, और क्या बोल सकते थे आप? 3 लेक्चर्स पर वीक बोल सकते थे ना। 100 वेव्स पर सेकेंड की जगह हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं 100 साइकिल्स पर सेकेंड, क्योंकि एक वेव भी क्या है? एक साइकिल। 100 साइकिल्स पर सेकेंड, तो आप लिख लो और करके दूसरा यूनिट साइकिल्स पर सेकेंड। लिख लिए? अच्छा, आपसे किसी ने पूछा क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप 3 लेक्चर पर वीक, 3 क्लासेस पर वीक, इसकी जगह आप सीधा कह देते 3 पर वीक। गलत हो जाता। क्या गलत हो जाता? पूछ रहा है क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी, आपने क्या बोल दिया? 3 पर वीक, है नहीं? दिन में खाना कितनी बार खाते हो? 4 पर डे। 4 बार खाते ना, सुबह के, फिर दोपहर के, फिर शाम के, फिर रात के, 4 टाइम्स अ डे। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ऐसा लिख देता इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 पर सेकेंड, गलत हो जाता क्या है? क्या गलत हो जाता? वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव बन रही, तो मैंने क्या बोल दिया? 100 पर सेकेंड। तो सही है वो, कोई गलत थोड़ी ना उसमें। समझ में आया? तो और यूनिट, अदर यूनिट में लिखेंगे पर सेकेंड, या पर सेकेंड को क्या बोल सकते हैं अपन लोग? सेकेंड इनवर्स। पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। एक तो यूनिट कन्वर्जन लिख लेंगे बेटा, यूनिट कन्वर्जन लिख लेंगे। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक, सब चल जाएगा। हो गया भैया? बढ़े आगे। अगला हेडिंग डालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम, कैपिटल टी सिंबल है इसका, कैपिटल टी। क्या होगा बोलो? टाइम पीरियड 1 वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव।
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। हमने मान लिया लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू न्यू वेव्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी मान ली? न्यू वेव्स पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? न्यू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, यही मतलब है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? न्यू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्या? 1 सेकेंड। अब बताओ, 1 वेव इज प्रोड्यूस्ड इन क्या होगा? बोलो 1/न्यू सेकेंड। ये सेकेंड है, मतलब ये क्या चीज है? टाइम। काय का टाइम है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 वेव। और टाइम पीरियड क्या है आपका? पढ़ो। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 वेव, मतलब यहां से क्या हो जाएगा? बोलो टी किसके इक्वल हो जाएगा? 1/न्यू। क्या यूनिट होगा टाइम का? सेकेंड। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, नोट करो फटाक से। हो गया बेटा लिखना। अगला लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, या अपने यहां केमिस्ट्री में इसको स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपने यहां एक ही चीज है। हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हो। लाइट कैसी लाइन में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। स्पीड वेलोसिटी क्या होगा? सेम। समझ आ गया? ठीक, लिखेंगे स्पीड के अंदर या जो भी है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इसका सिंबल लिख लेंगे वेलोसिटी का। सी है, नहीं सी, वी नहीं है, सी है। सी फॉर कैट, CAT कैट है ना, सी। मैंने नहीं रखा है ना, मैं तो वी रखता है ना, उन लोगों ने रखा। लिख के रखा हूं मैं डायरी में, ऊपर जाऊंगा तो पूछूंगा। नहीं, सब जगह ही सी बोलते हैं, फिजिक्स में भी सी बोलते हैं। अभी मैं लिख के रखा हूँ डायरी में, ऊपर जाऊंगा तो पूछूंगा सालों से कि क्यों ऐसा अन्याय किया कर बच्चों के साथ कर। निश्चित रहो, हम जिंदगी के साथ भी हैं, जिंदगी के बाद भी है ना। आप लोग ऊपर आना, ऊपर बताऊंगा मैं। चलो लिखेंगे ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द सेम स्पीड, ट्रैवल विद द सेम स्पीड, सबका स्पीड सेम है। ट्रैवल विद द सेम स्पीड which is equal to speed of light, which is equal to speed of light। ब्रैकेट में लिख लेना कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? c is equal to 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ आ गया भैया? अब इसका क्या करना है अपने को? आओ, स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहना है, क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ 1 वेव। भाई कितना डिस्टेंस और कितना टाइम? तो डिस्टेंस ऑफ 1 वेव और टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 वेव बोल सकता हूं ना मैं। एक एक वेव के लिए कर दिया मैंने उसको सिंप्लीफाई। अच्छा, एक वेव की दूरी, एक वेव की लंबाई क्या कहलाती है? वेवलेंथ या लैम्डा। और एक वेव का टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड या टी। तो लैम्डा अपॉन क्या आ गया? टी। अच्छा, टी हम कहीं पढ़ के आए? हाँ, पढ़ लिए ना। अच्छा, मेरे को लगा नहीं पढ़ाया करके। टी बराबर क्या है? 1/न्यू। इसको पुट कर दूंगा यहां, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, टी बराबर 1/न्यू। यहां पुट कर दूंगा मैं इसको, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 1/न्यू। ये है सी, यह है सी, यह है सी, यह है सी। यहां से क्या आ जाएगा बोलो? ये न्यू कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो यहां से क्या आ जाएगा? सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो ये भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक का, है ना। ये आगे भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, मैथ्स में नहीं आएगा, ठीक, बायो में भी नहीं आएगा। हो गया भैया? चले आगे बढ़े।
अगला हेडिंग डालेंगे, उसी में अगला कैरेक्टरिस्टिक, वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर किसी की याद है क्या? सिंबल इम्बॉल कुछ इसका? वेव नंबर, ये न्यू बना के एक डंडी खींच देते और इसको बोलते हैं न्यू बार। वेव नंबर को क्या कहते हैं अपन? न्यू बार। समझ में आ गया? ठीक, सिंबल है उसका, तो लिखेंगे न्यू बार में। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स present in a unit distance. It is the number of waves present in a unit distance, usually 1 meter. कभी कभी सेंटीमीटर में भी होता है। ये 1 मीटर की दूरी है, मैंने मान ली भाई, है ना, मोटा मोटा। ये मैंने वेव्स बनाई इसमें। भगवान आधा मत होना यार। यहां से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 हो गया, बताइए। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है। ठीक, कैसे करेंगे, नहीं जम रहा था। हाँ जी, तो ये कितनी दूरी है आपकी? 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी वेव्स है? 7। तो यहां इसका न्यू बार कितना हो जाएगा बोलो? 7 वेव्स पर मीटर। समझ में आ गया भैया? ठीक, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया कि लेट वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा मीटर। ठीक, क्या है? लैम्डा मीटर। इधर भी देख लें, हमारी ओर भी कभी कभी, हमारी ओर नहीं देख रहा है। क्या है? लैम्डा मीटर। तो लैम्डा मीटर या क्या है? वेवलेंथ, यानी कितनी वेव की दूरी है? एक वेव की लंबाई है कितनी? लैम्डा। तो डिस्टेंस, या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताना? लैम्डा मीटर इज इक्वल टू 1 वेव। लिख सकते हैं लैम्डा मीटर में कितना वेव है? 1। 1 मीटर में कितना वेव हो जाएगा बोलो? 1 बाय लैम्डा वेव्स। ये 1 बाय लैम्डा क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, है ना। और ये न्यू बार क्या है? इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर। तो यहां से बोलो न्यू बार का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा आपका? 1 बाय लैम्डा। यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? लैम्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 बाय लैम्डा का यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गया पक्का? चलो नोट करो जल्दी से। हो गया बेटा? लिखना सबका? चलो आगे लिखेंगे भैया। एम्पलीट्यूड, आखिरी छठवां, पांचवा छठवां होगा मेरे ख्याल से। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए है सिंबल, स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle, it is the maximum displacement of a particle from its mean position. It is the maximum displacement of a particle from its mean position. हाँ जी, एक क्या चीज है ये वाली लाइन क्या है? मीन पोजीशन है ना। और ये जो दूरी दिख रही, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा? यहां पे आएगा। तो ये जो दूरी है ये किसके बराबर है? ए। वैसे यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा? यहाँ नीचे आएगा। ये भी किसके बराबर है? ए। ये जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट क्या कहलाता है? क्रेस्ट। तो क्या मैं इसको क्रेस्ट की हाइट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ट्रफ। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ट्रफ की हाइट नहीं, डेप्थ, नीचे डेप्थ। समझ में आ गया? चित्र बनाओ, फिर वो डेफिनेशन लिखेंगे बचा हुआ।
लिख लिए, चित्र बना लिए, लिखेंगे इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज, it can be also called as, it can be also called as height of crest, height of crest or depth of trough, height of crest और depth of trough। ठीक, समझ में आ गया? चित्र बना ही लिए हो आप लोग। तो ये थे इतने कैरेक्टरिस्टिक, इतनी चीजें। अब सवाल क्या करेगा, हमने इसमें ना 3-4 फॉर्मूले पढ़े, हटा दो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा हमने C बराबर लैम्डा इंटू न्यू, दूसरा हमने पढ़ा T बराबर क्या था 1/न्यू, और फिर हमने आखिरी पढ़ा न्यू बार बराबर क्या 1/लैम्डा। अच्छा, C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। तो ये 4 चीजों पर ही सवाल अपने को पूछता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखेंगे एक तो भैया, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठंडी लगने लगी, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, कितना ले लें कितना ले लें कितना ले लें कितना ले लें 6000 एंगस्ट्रॉम, इज 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट इट, फाइंड आउट नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 टाइम पीरियड, नंबर 2 टाइम पीरियड, नंबर 3 वेलोसिटी, नंबर 4 वेव नंबर, नंबर 4 वेव नंबर, नंबर 5 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 100 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 100 सेकेंड्स। पहले वाले से शुरू करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, फिर आगे बताता हूं। जल्दी करो भैया, सारा हो गया। लो बेटा, हुआ क्या, तेरा टाइम नहीं बढ़ा ना? नहीं बढ़ाएंगे, 7:30 पहुंचना है। कैसे जाता है फिर यहाँ से? साइकिल से। कितना देर लगता है? 5 मिनट पहुंच जाता है। 10 मिनट जितना दूर थोड़ी ना यार तेरा हॉस्टल। चलो करेंगे कुछ धीरे से। और इसके पहले भी क्लास रहती केटी सर की? तो आलोक सर कितने बजे रहती? 5:30 बजे छोड़ देते हैं सर। हो गया तुम लोगों का? लोग कितना धीरे कर रहे हो यार, जल्दी करो भाई। आओ चलो एक ठोक देखो कैसे करेंगे। अब इसमें देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सी अपने क्या दिया है सवाल में, लैम्डा दिया है। लैम्डा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना? 6000 थी तो 6000 ले लेते आओ। 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। क्या निकालने बोला आपने को? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा दिया, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, और सी बटे लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा न्यू। अब आप न्यू निकालने के, सी का वैल्यू कितना रखोगे बोलो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का वैल्यू रखोगे आप 6000 एंगस्ट्रॉम। तो चलेगा क्या ये? 1 मीटर में और 1 एंगस्ट्रॉम में चलेगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले अपने को वेव लेंथ को काय में चेंज करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम से मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना था? 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से 3 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा बोलो? -7 मीटर। ये समझ में आ गया सबको कैसे आया? इसको उठा के यहां पुट करना है। 6 × 10⁻⁻7 मीटर। देखना बेटा, मीटर से मीटर कट गया, ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 × 10⁸ प्लस 7 पर सेकेंड। कितना हो गया ये? 0.5 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, या क्या लिख सकते हैं इसको 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया पक्का? ठीक।
दूसरा क्या निकालने बोल रहा है आपको? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है भैया? 1/न्यू। तो 1/न्यू 5 इंटू 10⁻⁴। हाँ जी, 1/5 कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻14। और ये क्या है? सेकेंड इनवर्स है, ऊपर जाकर टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड। हो गया, ठीक। अब बताओ आप, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है 10 इसको 2 उधारी लेके, तो ये ऑलरेडी 14 उधारी में है, एक और ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट आ जाओ, अगला वाला क्या है आपका भैया? वेलोसिटी। हाँ जी, क्या आएगी वेलोसिटी? ये जबरदस्ती सवाल दिया आपको, फाइंड नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितनी आएगी? 3 इंटू 10⁸ हो गया। अगला क्या निकालने बोल रहा है आपको? वेव नंबर, है ना? तो वेव नंबर न्यू बार बराबर क्या होता है? 1/λ। तो हो जाएगा 1/λ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। -7 ऊपर चला गया, क्या हो गया? 1/6 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। एक तो 10 ले लूं उधारी, उससे चलेगा आपको? तो क्या हो जाएगा बोलो? ये 10/6 इंटू 10⁻, कितना बचेगा ऊपर? 6 मीटर इनवर्स। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है पावर चेंज करने में? हो तो अलग से मिले आके। हाँ, कितना हो जाएगा ये? 5/3 कितना आ रहा? 1.67 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। आ गया पक्का? अगला क्या बोल रहा हूं? तीसरी पांचवी चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 100 सेकेंड। हमको स्पीड पता है वेव की, है ना? स्पीड पता है हमको। स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या निकालने बोल रहा है? डिस्टेंस। तो बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हो गई? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हो गया? 100 सेकेंड। तो ये सेकेंड से 100 है, 200 है? तो 100 से 100 कटेगा, कितना जाएगा बोलो? ये क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? समझ में आ गया पक्का? कर लोगे? बढ़ू मैं आगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक तो, एक नहीं बल्कि आप 2 लिखिए, भैया समय भी हो गया है ना? If the frequency of a radiation is 6 into 10⁻15 hertz, find out its lambda, comma time period t and wave number, ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क लिखेंगे भैया, the light from sun reaches the surface of earth in about 8 minutes. What is the distance between earth and sun in kilometers? What is the distance between earth and sun in kilometers? समझ आ गया पक्का? ठीक। हर्ट्ज कन्वर्ट होगा सेकेंड इनवर्स में। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हर्ट्ज की जगह सेकेंड इनवर्स लिख देगा, आ जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। इतना करके आइए, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग प्लांक क्वांटम थ्योरी, बहुत जोरदार थ्योरी है। ठीक है, चलो।
छुट्टी आज के लिए।